नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई देने पहुंचे थे। वहीं प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सरकार के अब तक के कामकाज और भविष्य के रोड मैप सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल, किसान आंदोलन पर भी चर्चा की गई। काफ़ी समय से प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो केएमपी के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपए की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है। उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है, तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, मालेसर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का जो रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की परिस्थिति के बारे में उन्होंने पूछा है सब, तो क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, उनको करनाल की घटना उसकी भी जानकारी मैंने दी और किसान आंदोलन के बारे में भी जो बातें हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोलने के लिए हमको निर्देश दिए हैं उस पर भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें हमारी चल रही हैं, वो सारी जानकारी। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम के सोहना के लोहटकी पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दरअसल 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट में चल रहे कामकाज को देखने पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को 2 साल में लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हाईवे के निर्माण से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके निर्माण के बाद यात्री 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 727 किलोमीटर तक तय कर कटरा पहुंचने वाला रास्ता घटकर 572 किलोमीटर का हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि वो फिलहाल दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार से नई सड़कों पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसमें हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और हेलीपैड की सर्विस भी होगी। इसके बनने से दिल्ली का एयर पोल्यूशन भी कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर को भी इससे जोड़ा जाएगा। यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन बनाया जा रहा है और ये भी कार्य 2021 तक पूरा होगा। नया रिंग रोड जो UER2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत 8,000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली के लिए 76 किलोमीटर का 6 लेन UER2 बनाया जा रहा है और यह काम सितंबर 2021 में प्रारंभ हो जाएगा। UER2 दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है और इस मार्ग को बनने से ट्रैफिक का काम एकदम काफी कम हो जाएगा और दिल्ली हरियाणा के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर रंगपुरी से महिपालपुर मार्ग जो है, ये रंगपुरी से महिपालपुर के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के मार्ग के लिए DPR बनाया है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस वे में शिवमूर्ति के पास एक इंटरचेंज दिया जा रहा है। इसी रोड पर हीरो होंडा चौक पर 140 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर अंडरपास दिया अभी आया था उधर से। दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर 163 करोड़ की लागत से के पास एलिवेटेड यूटर्न का निर्माण हो गया है और ये एलिवेटेड यूटर्न 15 अक्टूबर 2021 को हम लोग उद्घाटन करके खोल देंगे, जिससे दिल्ली में काफी हरियाणा वालों को राहत मिल जाएगी। कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं।
और तुरंत उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। मैं केवल उल्लेख करने के लिए 3-4 विषय जो कि इस इलाके से जुड़े हुए हैं उनका जरूर मैं उल्लेख करूंगा। एक, उसके अंदर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 44 जो है उसमें एक अंडरपास बनना है जिससे बघौला की कनेक्टिविटी, जो हमारा ड्राई पोर्ट जोन है पृथला का, उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसलिए एक अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां राज्यपाल ने गीता ज्ञान संस्थानम में ई और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और उसके बाद सन्निहित सरोवर पर वामन द्वादशी मेले में पहुंचकर पूजा अर्चना की। विश्वविख्यात सरोवर पर 25 साल बाद एक बार फिर से वामन द्वादशी का मेला शुरू हुआ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान वामन का संबंध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भगवान वामन की प्रकट स्थली के नाम से भी जाना जाता है और इस मेले की परंपरा अब एक बार फिर दोबारा से विख्यात सन्निहित सरोवर में शुरू की गई है। 2 दशकों के बाद अब दोबारा से वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ किया गया है। बनेगा आगे चल के पूरे दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो कुरुक्षेत्र से होता है। तो इसलिए आप सभी लोग, और वामन अवतार भी बहुत बड़ी हमारी प्रसिद्ध वामन अवतार है। ऐसे अवतारों को, हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को भी नई पीढ़ी को बताने का आगे चलना। वहीं हरियाणा में पहली से तीसरी कक्षा तक के लिए स्कूल अब 20 सितंबर से खोले जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बच्चों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी, जबकि इस दौरान पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 70% शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिन कक्षाओं के छात्र पहले स्कूल आ रहे हैं उनको देखने के बाद पहली से तीसरी तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अभिभावकों को चिंता होती है तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी लगाई जा रही है। इससे पहले विभाग ने 1 अक्टूबर से पहली से तीसरी कक्षा के लिए स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। आपसे कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से। तो कहीं कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और तीसरी तक के जो बच्चे हैं उनके कक्षाएं उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे, और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजेंगे तो किसी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं लगेगी। उधर दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और टूरिज्म विभाग के चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में टूरिज्म बढ़ाने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जो भी गतिविधियां रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, ताकि विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया जा सके। बैठक के बाद सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अधिकारियों के साथ दिल्ली या फिर प्रदेश की जनता टूरिज्म बढ़ाने को लेकर प्राथमिकता दे, ऐसी कोशिश की जा रही है। राज्य में टूरिज्म विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एनसीआर एरिया में हरियाणा का बड़ा क्षेत्र आता है। प्रदेश में टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छी जगह उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये विभाग घाटे में था, इसे अब घाटे से उबारने के लिए भी कई तरह के कदम उठाए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने भी इसको लेकर कई बार बैठकें की है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत सी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ विभाग को फायदा होगा बल्कि पूरे प्रदेश को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा मत्स्य विभाग की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की है। इस दौरान बैठक में सभी 22 जिलों के मत्स्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने
शिरकत की। तो बैठक के दौरान कृषि मंत्री प्रकाश ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें परंपरागत खेती के बजाय मत्स्य पालन की तरफ आकर्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और मत्स्य पालन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि साल 2014 तक हरियाणा मत्स्य पालन विभाग का बजट मात्र 6 करोड़ था, जो आज बढ़कर 124 करोड़ हो गया है और किसानों की आय बढ़ाने के मद्देनजर विभाग सरकार से अतिरिक्त बजट लेकर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। हरियाणा में कहीं मछली पालन संभव ही नहीं है और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था। इसका बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपए का होता था 6-7 साल पहले 2014 में। अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ रुपए है, 6 करोड़ से 124 हो गया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे, टोटल 200 करें और आने वाले वक्त में 3-4 साल तक हर साल इस बजट को दोगुना करें। तो हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार काफी सजग है और इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड टीकाकरण के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 1 करोड़ 47,92,987 लोगों को पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 52,67,220 वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लोगों को लग चुकी है। हरियाणा में 18 साल से ज्यादा आयु के टीकाकरण के लिए व्यक्तियों की संख्या 1,90,69,418 है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के बार एसोसिएशन में वकीलों की ओर से आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, नगर निगम मेयर निखिल मदान, गोहाना से विधायक जगबीर मलिक मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही वकीलों के साथ खड़े हैं, कभी भी अगर जरूरत होगी तो वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के विषय को लेकर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया जाए कि किसान यहां पर अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। वो दिल्ली रामलीला मैदान जाना चाहते थे, पर सरकार ने किसानों को रोक दिया और अब जो सरकार की ओर से हाई पावर कमेटी बनाई गई है वो किसानों से खुले दिल से बात करे और जो किसानों की समस्या है उसका समाधान जरूर करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।